पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। मुल्क में महंगाई की शरह 21 माह बाद डबल डिजिट में पहुंच गई। अप्रैल में इन्फ्लेशन रेट 10.9% पर पहुंच गया। एक माह के दौरान शरह में 2.5% इजाफा हुआ। हुकूमत ने महंगाई 8 से 9% रहने का तखमीना लगाया था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 73 करोड़ डॉलर का इजाफा। मजमूई ज़खायर 21 अरब 27 करोड़ डॉलर हो गए। माहिरीन के मुताबिक यूरो बॉन्ड्स की फरोख से हासिल रकम मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। और एफबीआर फिर टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में नाकाम। अप्रैल में भी टारगेट से 73 अरब रुपए कम वसूल। 10 माह के दौरान शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए पर पहुंच गया है। आज के प्रोग्राम में बात होगी ट्रांसमिशन लाइन्स की कमी से बिजली के ज़िया की। मुल्क में बिजली की सरप्लस गुंजाइश, फरामी मुश्किल, वसीदा निज़ाम और नई ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर में ताख़ीर से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें साउथ में पैदा होने वाली सस्ती बिजली की, तो थर कॉरिडोर में बनने वाली बिजली की औसतन लागत 11 रुपये है। लेकिन ऐसे में जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में कम पैदावार से लोड शेडिंग का सामना भी हम साथ साथ देख रहे हैं। 5-5 घंटे तक अंधेरे छाए रहे। लेकिन तो साउथ में हम ये भी देख रहे हैं कि पैदा होने वाली सस्ती बिजली नॉर्थ रीजन को मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की जा रही। सिर्फ 500 मेगावाट तक बिजली फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब वजीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे की खुशखबरी अब सुना दी है। कहा कि LNG के मुल्क में पहुंचने के बाद बंद पावर प्लांट्स अब चल पड़े, जिसके बाद लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहां पर लाइन लॉसेस की शरह ज्यादा है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फरजंद अली साहब और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जहीर अली खान की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 40,000 मेगावाट से जायद, जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम महज 26,000 मेगावाट बिजली की तरसील ही कर सकता है। मुल्क को कमोबेश 30,000 किलोमीटर तरसीली निजाम दरकार, जबकि दस्तियाब है सिर्फ 20,000 किलोमीटर। मौजूदा ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोसीदा होने के बायस कई ट्रांसफार्मर्स और ग्रिड स्टेशन ओवरलोडेड, जो अक्सर लोड शेडिंग और कभी कभार तवील ब्रेक डाउन का सबब बन जाते हैं। जबकि 15% से जायद लाइन लॉसेज की वसूली भी सार्फिन से की जाती है। पैदावारी सलाहियत बेकार पड़े रहने पर 70% कैपेसिटी पेमेंट का बोझ भी सार्फिन पर पड़ता है। पाकिस्तान के जनूब में थर कॉरिडोर में सस्ती तरीन बिजली मौजूद है। थर की मजमुई पैदावारी सलाहियत 3,000 मेगावाट और रेट तकरीबन 11 रुपए से 14 रुपए फी यूनिट है। लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम न होने की वजह से इसे नेशनल ग्रिड में शामिल ही नहीं किया जा सकता। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन पर बिजली की दरकार तरसील है 4,000 मेगावाट, जबकि ट्रांसमिट हो रही है सिर्फ 2,500 मेगावाट। मुल्क में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सुक्की कनारी, दासू इस्लामाबाद और थर मटियारी जैसे तवील मुद्दती मनसूबे जेर तामीर हैं। जनूब में मौजूद मकामी गैस और कोयले के पावर प्लांट्स का पैदावारी टैरिफ 4.5 रुपए से 14 रुपए फी यूनिट में पड़ता है, जबकि 1838 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स का टैरिफ 28 रुपए फी यूनिट है। इसके मुकाबले में दरामदी LNG से पैदावारी टैरिफ 40 रुपए से जायद, फर्नस ऑयल से 60 रुपए, जबकि डीजल से फी यूनिट 90 रुपए से जायद पड़ रहा है। खलीजी जंग के बायस LNG की अदम दस्तियाबी पर 6,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स बंद करना पड़े, जबकि नीलम जेलम फनी खराबी के बायस बंद पड़ा है। अगर ट्रांसमिशन लाइन्स होती तो ना मुल्क में लोड शेडिंग होती, ना फिक्स चार्जेस आयद किए जाते और ना ही बिजली के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिरते। ज़हीर की यह खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। एक मैं चलूँ, फैज़ान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बशारत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैज़ान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं बिजली ज़ाया होने की, हमने देखा है मुसलसल इस पर बात की जाती है। और रिसेंटली FPCCI के जो रहनुमा हैं SM तनवीर साहब, उन्होंने भी कहा कि साउथ में बनने वाली 9,000 मेगावाट सस्ती बिजली ज़ाया हो रही है। ये बिजली हाई लोड एरियाज जैसे पंजाब है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, जिससे फिर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की, तो ये मुकम्मल 4,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है। जरा इस पर आप हमें बता सकते हैं, इसकी क्या तफसील है इस वक्त आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, ये कहते ना कि जो भी पावर बिजली साउथ में बन रही है वो बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए, जो हमारा जो बिजली का निजाम होता है वो डायनामिकली और 24 आवर्स। फैजान साहब, कतगलामी की माज़ा मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही है, अपने नाज़रीन को वो पहले दिखाते हैं। वो बहुत ही
आई वुड से क्रिटिकल थी इस जंक्चर के ऊपर, जब टूरिज्म डिपार्टमेंट ये तमाम साइट्स को, जो कि इस साल तकरीबन 38 साइट्स जो हैं वो जून में मुकम्मल हो जाएंगी, जो हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे, और दिसंबर तक इंशाल्लाह 75 साइट्स जो हैं वो हम मुकम्मल करके, जिसके अंदर एडवेंचर टूरिज्म है, ग्रीन टूरिज्म है, हमारे पार्टनर्स ग्रीन टूरिज्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, और इसमें हॉस्पिटैलिटी है, म्यूजियम है, रिलीजियस ट्रेल्स हैं। पहली दफ़ा टूरिज्म को साइट स्पेसिफिक नहीं बल्कि पूरे टूरिज्म ट्रेल्स को आइडेंटिफाई करके, कंसोलिडेट करके, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के ज़रिए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शोकेस किया है। एवरी साइट दैट यू हैव seen and experienced in this expo, वो पूरी साइट जो टूरिज्म की स्टोरी है, चाहे वो हेरिटेज टूरिज्म हो, चाहे वो हिस्टोरिक टूरिज्म हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, चाहे वो म्यूजियम्स हो, चाहे वो इको टूरिज्म हो, चाहे वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, वो तमाम डिपिक्शन आपने देखी है। और ये वो जर्नी का स्टार्ट है जो हम आप एक्सपर्ट्स के साथ मिलके इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, जो पिछले 1.5 साल में चीफ मिनिस्टर पंजाब के टूरिज्म विजन के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया गया है। ये पहली पंजाब की इन्वेस्टमेंट टूरिज्म एक्सपो है इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसके लिए एवेन्यूज़ खोले जा रहे हैं, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जो मैग्निफिसेंट पंजाब, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आप सब ने डाउनलोड किया, आपने डाउनलोड किया? अच्छा, आप दूसरे यूनिवर्सिटीज से आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो कल हम लोगों ने मैग्निफिसेंट पंजाब का मैंने कहा था, बिकॉज दैट इज वन पोर्टल विच इज कंसोलिडेटेड, विच इज अ कंप्लीट होलिस्टिक टूरिज्म का लैंडस्केप पंजाब का जो है उसको शोकेस करता है, और उसके अंदर वर्चुअल टूर्स हैं, टूरिज्म ट्रेल्स हैं, उसको पूरे ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उस टूरिज्म को डिवाइड किया गया है। पंजाब के पूरे टूरिज्म साइट्स को, टूरिज्म ट्रेल्स को, टूरिज्म एक्सपीरियंस को उस मैग्निफिसेंट पंजाब की ऐप के अंदर कंसोलिडेट किया गया है। तो आप सब लोग उस ऐप को डाउनलोड करें। इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ पंजाब टूरिज्म, और इसके साथ साथ जो पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी है उसका क़याम जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पंजाब के स्टेक होल्डर्स के लिए, पंजाब के पार्टनर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि उस टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए हम आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, और तमाम जो टूरिस्ट साइट हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ऑपरेट किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। I, on behalf of Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, once again thank you for all your leadership, for all your commitment and your presence today, और तमाम जो awards याफ्ता यहाँ experts हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ on behalf of the Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, and with a note that this is just a beginning. This expo is the starting point of our journey together with the private sector, और इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इन तमाम साइट्स को टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है लोगों का, और टूरिज्म ट्रेल्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। सो आई वेलकम यू to this journey that we will inshallah make Punjab, make Pakistan magnificent Punjab tourism destination। और जो टूरिज्म की SCO की टूरिस्ट कैपिटल डिक्लेयर लाहौर किया जा रहा है और ECO ने कर दिया है एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, we will inshallah showcase Punjab and showcase Pakistan to the rest of the world। Thank you so much once again for each one of you and your presence here today। Thank you। पंजाब हुकूमत सयाहत के लिए अहम इक़दामात कर रही है। मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी। एक बार फिर बात करेंगे, बात हो रही है इस वक्त ट्रांसमिशन लाइन की। फैजान साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये बता रहा था कि जो हमारे साउथ में पावर प्लांट्स हैं वो नॉर्थ में उसकी ट्रांसफर कैपेबिलिटी बिल्कुल है। जो हमारे पास 2 कॉरिडोर्स हैं, एक HVDC है और एक AC कॉरिडोर है।
इनको कुल मिला के जो आपकी साउथ की पावर है वो ट्रांसफर नॉर्थ तक कर सकती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपकी डिमांड कितनी है। डिमांड हमारी, आपको पता है, पावर सिस्टम में ऑन 24 आवर बेसिस एंड सीजनल बेसिस वेरी करती रहती है। तो आज से 1 माह पहले या 1.5 माह पहले जो डिमांड की सूरत हाल थी, जो 12,000-13,000 मेगावाट पे खड़ी थी, वो आज उसकी डिमांड की सूरत हाल ये है कि वो 18,500 मेगावाट पे है। तो जब डिमांड आज से 1-1.5 माह पहले 12,000 थी और दिन के टाइम 6,000 मेगावाट थी, और आप लोकली कुछ सोलर से पैदा कर रहे थे, कुछ आपकी हाइडल से पूरी हो रही थी, तो फिर ये जो ट्रांसफर कैपेसिटी ऑब्वियसली आपको जितनी नीड है उसी बेसिस पे होती है। अनफॉर्चुनेटली उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ नॉन एक्सपर्ट्स लेकिन जो लोग हैं, फैजान साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन नीड के साथ साथ हमें वो बिजली सस्ती भी तो पड़ रही है अगर उसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो। जी जी, देखिए, जो आप बिजली, जो भी आपका ओवरऑल यूनिफॉर्म एक टैरिफ सिस्टम है, जो भी आप अपना इलेक्ट्रॉन, चाहे वो साउथ से है या वो नॉर्थ से है, जब आप उसको एक अपने सिस्टम में डाल देते हैं तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन बन जाता है, वो चाहे उसकी खपत साउथ में है या नॉर्थ में है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो साउथ की हमारी खपत है 2000 मेगावाट, तो वैसे ही हमने के इलेक्ट्रिक को भी हम उन्हीं सस्ते पावर प्लांट से डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। और अगर उसमें से कुछ एनर्जी आपकी नॉर्थ वाली साइड पे जाती है तो वो नॉर्थ वाली साइड पे भी ट्रैवल कर सकती है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा HVDC और जो हमारा AC का कॉरिडोर है वो इजीली 4-4,500 मेगावाट ट्रांसफर उसकी कैपेबिलिटी है, बल्कि वो कर भी रहा है। तो ये डिमांड के साथ साथ है, जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज करती है उसी तरीके से ये HVDC कॉरिडोर्स आपके या AC कॉरिडोर जो है वो आपका इस्तेमाल। ठीक है बशार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बशार साहब, पाकिस्तान में बिजली की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इस वक्त कितनी है, ताकि फिर हम इस चीज़ को समझ भी सकें, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम इस वक्त जो बिजली ट्रांसमिट कर रहा है उसको हम समझेंगे, फिर हम इस मसले को भी समझ सकते हैं। क्योंकि मसला इस वक्त हम देख रहे हैं कि संगीन होता जा रहा है। हमने पावर प्लांट्स तो बनानी है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसको हमने नज़रअंदाज किया है पिछले कुछ अरसे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है कैपेसिटी हमारी 46,000 मेगावाट्स की है। इसके अलावा भी काफ़ी जो है पाइपलाइन में इसके अलावा हैं, उसमें से कुछ जो है वो पावर मिनिस्टर ने रुकवाए हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी 46,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी आ चुकी है और आपकी रिक्वायरमेंट सर्दियों में 7-8 हज़ार मेगावाट्स होती है, गर्मियों में बढ़कर 22,000 मेगावाट या चलें आप कह लें 26,000 मेगावाट्स हो जाती है, तो फिर आपने 46,000 मेगावाट से कैसे जनरेशन लाइसेंस इशू कर दिए? इस पे नेपरा ने क्या देखा, क्या फोरकास्ट थी जिसके ऊपर ये काम किया गया? बाकी आपके जो इदारे हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन है, उसका एक एनर्जी विंग है, तो मेंबर एनर्जी एक MP1 का ऑफिसर होता है, उसने क्या देखा, क्या फोरकास्ट किया, किस तरीके से इतने पावर प्लांट्स लगा दिए कि आपकी रिक्वायरमेंट मुल्क में इतनी कम थी। उस कम रिक्वायरमेंट और ज्यादा कैपेसिटी की वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही, अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही, जिसकी वजह से आपका टैरिफ इतना बढ़ गया है। आपका टैरिफ इस रीजन में 4 गुना जो है ज्यादा है बाकी मुल्कों से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनके मुकाबले में, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी इंडस्ट्री फेल हो रही है, आपके यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपके अवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कमर्शियल सेक्टर अलग जो है वो इफेक्ट हो रहा है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, तीनों सेक्टर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया इतना हाई टैरिफ करके। उसके बाद जो ये पॉलिसी है जिसके ऊपर ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगा दिए गए हैं, इसमें इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल है, इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड LNG है, इसकी वजह से आपका टैरिफ जो है वो आसमान पर पहुंच गया है। और फिर ये कि अब जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का फुकदान होता है, आप जैसे जंग हो रही है, आपके पास ये इंपोर्टेड फ्यूल नहीं पहुंच रहा, LNG जो है कतर ने फोर्स मेजोर का अपना जो क्लॉज है उसको कॉन्ट्रैक्ट की, उसको एक्टिवेट करते हुए रोकी हुई है सप्लाई, अब आपने कहीं और से बंदोबस्त आपको करना पड़ा है। और दूसरा ये कि आपने पावर प्लांट लगा दिए इंपोर्टेड कोल के पंजाब में, जबकि वो कोल आता है कराची से, कराची से ट्रकों पे, अंदाजा करेंगे डीजल ट्रक्स पे इस कदर गलत पॉलिसी है, जिसने भी ये इसको अप्रूव किया, डीजल ट्रक्स पे इंपोर्टेड कोयला आता है पंजाब और वहां पर वो बिजली बनती है। तो अगर ये जो है पता नहीं किसकी जो है इसमें ये फरासत काम आई है, लेकिन ये है कि बहुत ही गलत प्लानिंग, बहुत ही गलत उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से आज सूरत हाल इतनी गंभीर है कि मुल्क में जो है बिल्कुल। इस पर हमें कमेंट फैजान साहब से ले लेते हैं। फैजान साहब, जैसे कि बशार साहब बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोयला पंजाब लाया जाता है, फिर बिजली पैदा की जाती है, ज़ाहिर है फिर तो वो महंगी पड़ेगी, एक बात तो ये हो गई। और सेकेंडली, जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पावर प्रोजेक्ट्स तो तेज़ी से मुकम्मल हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस रफ्तार से ट्रांसमिशन लाइन्स हमारी मुकम्मल नहीं की जा सकी हैं, और इसी वजह से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हम उसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और फिर नतीजतन क्या होता है कि आवाम को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। फैजान साहब,
जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं बशार साहब की बात कि हमारी वैसे तो इंस्टॉल कैपेसिटी 43,000 के आसपास है, 43,000 मेगावाट के आसपास, बट ये सिर्फ नेम प्लेट कैपेसिटी है। एक्चुअल तो हमें ये देखना है कि आपके पास अवेलेबल जनरेशन और डिस्पैचेबल जनरेशन उस वक्त कितनी होती है, और ये हर वक्त इतनी नहीं रहती। किसी भी पीक टाइम पे हमारे पास ये 33,000 मेगावाट के आसपास रहती है। अब उसमें ये वजह है कि अब सोलर सारा दिन नहीं रहता, शाम के टाइम वो होता नहीं है। फिर इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट्स वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से हाइडल अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है, कैपेसिटी फैक्टर्स इनके डिफरेंट है। तो आप ये कह देना कि जी हमारे पास 46,000 मेगावाट है अवेलेबल और हमारी डिमांड तो 18,000 मेगावाट है, तो हमारा इतने ज्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फैजान साहब गलत पॉलिसीज हैं, जैसे कि कोल का भी वो जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको यही बताने लगा हूं कि देखिए, तो कैपेसिटी पेमेंट सब किसकी चीज की दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स किस चीज की दे रहे हैं अगर ऐसा नहीं है? मैं आपको जी मुझे आप जरा एक्सप्लेन करने दें। जी आप मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने किसी भी मुल्क की एफिशिएंट मिक्स ये होता है कि आपने उसमें डिफरेंट आपके जो सोर्सेज हैं उससे आपने इंस्टॉलेशंस करके और आपने अपना एक अच्छा हेल्दी मिक्स रखना होता है। उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इंडिजनाइजेशन, अपने जो फ्यूल्स, इंडिजिनस फ्यूल्स जो हैं, आप उसको मद्देनजर रखते हुए उसको बनाएं। उसमें सोलर आ जाता है, उसमें विंड आ जाती है, हाइडल आ जाता है, थर कोल से जो आपका लोकल कोल है वो आ जाता है। इस बात से मैं एग्री करूंगा कि बहुत सारी प्लानिंग का फुकदान था, या उसमें मिसमैचेस थी, या उसमें शॉर्टकमिंग्स थी, जिसकी वजह से जो अभी बशार साहब भी बात कर रहे हैं कि आपने इंपोर्टेड कोल का पावर प्लांट पंजाब में लगाया, ठीक है वो था, बट दैट इज ओनली अ सिंगल पावर प्लांट। फिर जहां तक गैस की पावर प्लांट्स की बात है, गैस के पावर प्लांट्स आप जितना ज्यादा आप सोलराइजेशन को इनकरेज करेंगे, वो क्विक रैंपिंग अप पावर प्लांट्स हैं, वो क्विकली शाम के टाइम आपके पास, सुबह के टाइम सूरज होता है, शाम के टाइम वो सारे सूरज वाले आपके दोबारा ग्रिड पे आते हैं। सो यू नीड पावर प्लांट्स जो क्विकली रैंपिंग अप हो। वो सिर्फ गैस पावर प्लांट्स हैं, कोयला इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, हाइडल होते हैं, हाइडल आपके पास सर्दियों में होता नहीं है। तो इस तरह के पावर प्लांट्स आपको चाहिए होते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड मिक्स चाहिए होता है। ये कहते देना कि ऐसा बिल्कुल आपने सारा कुछ ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है। और एलएनजी जहां तक है, एलएनजी के अनफॉर्चुनेटली ये सारा मसले मसाइल हो गया, वरना तो अगर आपके पास एलएनजी होती तो लेकिन फैजान साहब हम ये तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो महंगी बिजली है उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स ही है। फिर जी आप ये देखें, अब वही तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर जो हमने प्लानिंग की है, उसमें 7-8 हजार मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं वो हमने फ्यूचर में जो आ रहे थे उनको रेडिकेट किया, और उससे $17 बिलियन की जो बचत जो अगले साल वो जाना था कंज्यूमर पे, वो खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग आईपीपीज है उनमें जो रिनेगोशिएशंस हुई हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सबको पता है, टास्क फोर्स ने जो रिनेगोशिएट किया है वो 3.5 ट्रिलियन रुपीस की बचत होगी। उसमें जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं उसका नतीजा ये हुआ कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से पूछें, गुज़िश्ता 2 सालों में अप्रैल मार्च 2024 से लेकर आज तक इंडस्ट्रियल टैरिफ 18 रुपए कम हो गया, 30 रुपए पर यूनिट पे आ गया। इंडस्ट्रियल को उनको सरप्लस पैकेज दी है, 23 रुपए पर यूनिट जो एडिशनल कंजम्पशन करेंगे वो 23 रुपए पे किया। तो ये सारे रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है मिनिस्ट्री का और जो करंट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो हम बिल्कुल ऐसे तरीके से कर रहे हैं, और आप इसका इंडस्ट्री इसकी गवाह है। सही है बशार साहब, एक तो आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। सेकेंडली बशार साहब, आज हमने ये भी देखा है कि वैस लगारी साहब आए, उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे की बात भी की है, और जो बात इस वक्त की जा रही है कि एलएनजी मिलने की जो सूरत-ए-हाल है वो बेहतर हो गई है। अगर वो स्पॉट मार्केट से खरीदी जाती है तो ज़ाहिर है फिर वो महंगी पड़ेगी कंपैरेटिवली कतर से, तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि हमें फिर बिजली महंगी मिलेगी जब आवाम तक वो पहुंचेगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा ये है कि वैस लगारी साहब ने मुझे खुद ये कहा कि मैंने चारों सूबों के, बल्कि 6 के 6 वज़ीर-ए-आला को लेटर्स लिखे हैं कि तुम्हारे जो सूबे हैं उसमें जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स जो हैं 70% बिजली ये एयर कंडीशनिंग में खर्च करती हैं और हीटिंग लाइटिंग में, तो इसका कोई बंदोबस्त करो। मैंने उनको बताया कि जी ये टेक्नोलॉजी हम बाहर से लाए हैं, इसको कहते हैं इको फ्रेंडली नेट जीरो कंस्ट्रक्शन। उसमें रेट्रोफिट भी किया जाता है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को, नई बिल्डिंग्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट पर बनाई जाती हैं, तो उससे आप 70% बिजली तो सिर्फ उसके डिजाइन से और जो मटेरियल आप यूज करते हैं उससे बचा लेते हैं, बाकी 30% आप रिन्यूएबल सोर्सेज से ले लेते हैं, तो दोज बिल्डिंग्स बिकम 100% नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। अब इसके ऊपर काम फौरी तौर पे करना चाहिए मिनिस्ट्री को, इसको फरोग दे। अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम इनको फ्री देने को तैयार हैं। उसके अलावा आपको बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट सुनिएगा, मैंने खुद करवाई थी यूएस एनरेल से
सैटेलाइट मैपिंग, जिसमें कि उन्होंने हमें बताया, मैप्स बना कर दिए कि विंड का पोटेंशियल पाकिस्तान में 3,25,000 मेगावाट्स का है, जिसमें 50,000 मेगावाट सिर्फ कराची के पास जो है गारोकेटी बंदर का कॉरिडोर, वहां से आपको मिलता है। उसके अलावा सोलर का पोटेंशियल है 2.9 मिलियन मेगावाट्स। बगास बायोमास का पोटेंशियल है 5,000 मेगावाट्स। हमने पॉलिसी बनाई शुगर सेक्टर के लिए, जिसमें कि तमाम शुगर मिल्स जो हैं वो इस पॉलिसी के तहत उन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, हाई प्रेशर बॉयलर्स उन्होंने जो है उसके ऊपर, क्योंकि पहले वो जिस टेक्नोलॉजी से बनाते थे बगास से बिजली, वो बहुत ही कम बिजली उसमें बनती थी, बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। उनको नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, उनको लेके गए बाहर, उनको टेक्नोलॉजी भी दिखाई, उनके लिए फाइनेंसिंग भी अरेंज करके दी। तो वो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, 5,000 मेगावाट तो सिर्फ आपको शुगर इंडस्ट्री दे सकता है। 4 महीने का उनका सीजन होता है बगास का। उसको उसके बाद जो बायोमास है, जो कि क्रॉप वेस्ट है, जिसको आप जला देते हैं, वो वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। पूरे साल आपको, आपका शॉर्टफॉल है सिर्फ 4,500 मेगावाट्स का है। 5,000 मेगावाट्स आपको सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री से मिल सकता है, लेकिन इसको नहीं लिया जाता। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी का इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी, लिक्विड वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट एनर्जी से आपको ना सिर्फ ये कि बिजली मिलती है, इससे आपको गैस मिलती है, इससे आपको खाद मिलती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलती है। वेस्ट वाटर जो है, जैसे कराची ये इतना बड़ा शहर है, 550 मिलियन गैलन्स पर डे ऑफ रॉ सूवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इनटू अरेबियन सी। बेड़ा गर्क वहां की जो है एक्वाटिक लाइफ का हो रहा है। वो सारा का सारा पानी रिसाइकल होकर वापस शहर को आ सकता है। शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं बूंद बूंद को। इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी हम देने को तैयार हैं अगर आप लेने वाले हों। उसके अलावा बायोगैस, अब 4 लाख भैंसों का जो डंग है वो कराची में लाडी से वो समुद्र में फेंक देते हैं। ये सारा का सारा जो ये गोल्ड माइन है, इस पे कार्बन क्रेडिट्स आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैं एक प्रोजेक्ट पे आजकल काम कर रहा हूँ, लखोडे लैंडफिल जो लाहौर का है, उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको लेकर देंगे कार्बन क्रेडिट्स। इस तरह हर शहर में हो सकता है। उसके अलावा बायोफ्यूल्स है, हमने इनको बायोडीजल की टेक्नोलॉजी डेवलप करके ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से पीएसओ को दी, तो क्यों नहीं डेवलप करते आगे। उसके बाद E20 यहाँ पे 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल, इस्लामाबाद के 3 पेट्रोल पंप्स पे इनको चला। बशारत साहब जो बातें कर रहे हैं फैजान साहब, ये सारा पोटेंशियल अगर वाकई हमारी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन जाए तो वाकई हम इससे फायदा उठा सकते हैं। सेकेंडली फैजान साहब, इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। एक मसला हमारा गर्मियों में शिद्दत से सामने आता है और वो है हमारे सिस्टम ओवरलोडिंग होने से जो ट्रिपिंग का मसला है। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात भी करें तो जैसे ही तलब बढ़ती है, हवा चलती है, बारिश होती है, कुछ भी हो, बिजली हमारे यहाँ गायब हो जाती है। इस मसले के हल के लिए मिनिस्ट्री इस वक्त कोई इकदाम कर रही है? जी, बहुत सारे इकदाम इस पे चल रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पे और डिजिटाइजेशन पे। एक स्पेसिफिकली अलग एक रिफॉर्म डिजिटाइजेशन, और आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। जो डिजिटाइजेशन का जो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्मार्ट मीटर्स का, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन आती है किस जगह पे ट्रिपिंग हुई है या किस वजह के बेसिस पे ट्रिपिंग हुई है, वो जब तक आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटाइज नहीं होता और रियल टाइम बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की नहीं दे रहा होता, तब तक आप उसको एक्शन नहीं ले सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट मेजर, सो यू नीड टू मेजर एट फर्स्ट एंड देन यू कैन ऑलवेज कंट्रोल इट। तो हमने स्मार्ट मीटर्स का एक रिफॉर्म्स का एक एजेंडा लॉन्च किया है, जिसमें अब जितने भी मीटर्स न्यू कनेक्शंस होंगे और जितने भी डिफेक्टिव मीटर्स होंगे और उसके अलावा भी जो मीटर्स होंगे वो सारे सिंगल फेज मीटर्स पे कन्वर्जन हो जाएगी, और वो फिर रियल टाइम बेसिस पे आपके नॉट ओनली मीटरिंग डेटा बट ऑल्सो द हेल्दीनेस ऑफ योर जो सिस्टम है उस पे। इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर भी स्मार्ट मीटरिंग ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग सिस्टम लगता है, वो उसकी भी स्पेसिफिकेशंस अप्रूव हो चुकी हुई हैं। और अब वो जितने भी नए ट्रांसफार्मर्स लगेंगे आप देखिएगा उनके साथ एक बिल्ट इन मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा जो रियल टाइम बेसिस पे एक्चुअली डेटा बता रहा होगा, और उसका रिमोटली कंट्रोल भी, अगर कोई सिस्टम ओवरलोड होगा वो रिमोटली एक अलार्म जनरेट कर देगा और आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा ग्रिड बेसिस पे भी स्केडा सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंटेशन हो रही है।